हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे क्या शेयर किया था कि इजी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उसको समझते हुए हम क्वेश्चंस को सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने जो 2 वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशंस पे बात कर रही थी। मैंने बताया था कि परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली कैसे सॉल्व किया जाए इन्हीं परसेंटेज के कंसेप्ट के थ्रू। इससे पहले मैं आपको 2 कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा परसेंट का। देखिए, पहला कंसेप्ट जो है आपका वो है आपका डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड। डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड का मतलब हो गया कि जो सीधे रिश्ते पर आधारित है। ठीक है, जो सीधे रिश्ते पर आधारित है, मतलब ये कि कोई चीज़ पहले अपने आप में कंप्लीट है, मतलब 100% है। ठीक है, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब वो जो 100 था वो 20 बढ़ के कितना हो गया, 120। ठीक है, तो अब जो नई वैल्यू है वो क्या होगी, तो ये 100 कैंसिल हो गया और 120 और ये परसेंट लग गया तो 120%। मतलब बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर पाते हैं तो आपको रिलेशंस लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब इसी में कह देते हैं कि कोई चीज़ जो अपने आप में पहले पूरी थी, पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, तो अब जो मेरा जवाब होगा वो क्या होगा, तो ये 100 कैंसिल, ये 0 0, ये 100 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 × 12 144 और ये परसेंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो यकीन मानिए परसेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। अब बात आती है कि इन्होंने कहा कि पहले 100% थी, अब कितनी हो गई, तो 144%। इसमें एक सवाल बन गया कि नहीं, ये बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होगा 100% से 144% हुआ है, मतलब ये जो वृद्धि है वो 44% की है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप कुछ आंसर्स दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इसको डायरेक्टली देखा जाता तो लगता 20% मतलब 40% बढ़ा, बट हकीकत में 40 नहीं बढ़ा, हकीकत में कितना बढ़ा, तो आपका 44% बढ़ा। ठीक है, अब आइए कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर ले जो यहाँ पे इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड होते हैं। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन पॉपुलेशन, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डायरेक्टली क्या होगा, अगर बढ़ रहा है परसेंट वाइज तो फाइनल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ही होगा। अगर घट रहा है, डिप्रिशिएशन का केस है, तो फाइनल पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, इसको लिख के समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे सवाल आपसे कहा गया है कि चेन्नई शहर की जनसंख्या 2015 में 3,48,400 और 5% सालाना दर से वो बढ़ रही है। अब कहता है आपसे कि 2017 में जाते जाते वो जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि 5% एक साल में, तो 2 साल में 5% और 5% की दर से वो बढ़ी है। जैसा मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन में समझाया कि सबसे पहले लिखो कि इनिशियल वैल्यू क्या थी, वहाँ पे कुछ नहीं पता था तो हमने 100% कह दिया परसेंट के रूप में। यहाँ हमें पहले से पता है कि 3,48,400। ठीक है, जो भी इनिशियल वैल्यू आप लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आपका फाइनल आंसर आएगा। मतलब अगर आप परसेंट लेते हैं तो आंसर परसेंट में आएगा, अगर आप वैल्यू लेंगे तो आंसर वैल्यू में आएगी। ठीक है, कह रहा है कि 5% बढ़ा, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 105। फिर बोलता है अगले साल फिर 5% बढ़ा, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 105। ठीक है, कुछ लोग इसको कट करके भी लिख सकते हैं कि 21/20 है ना, 21/20 कि 5% का मतलब क्या होता है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, कट करके, तो मतलब जो पॉपुलेशन पहले 100 थी अब उसमें 5 का इंक्रीमेंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन पहले 20 थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट है। तो अगर मैं इसको 100 के रिस्पेक्ट में लिखता तो 100 थी तो वो बढ़ के 105 हो गई, और अगर मैं इसी को 20 के रिस्पेक्ट में लिखता तो जो 20 थी वो बढ़ के 20 और 1 21 हो गई। ठीक है, तो इसको लोग परसेंटेज वाला मेथड बोलते हैं और इसको लोग रेशियो वाला मेथड बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंट और रेशियो में कोई फर्क नहीं है, ये भी एक प्रकार का रेशियो ही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 के रिस्पेक्ट में चीज़ों को लेके चलेंगे तब तक परसेंट बोलेंगे, और अगर आप उसी को कट कर देंगे तो फिर ये रेशियो का मेथड बन जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट।
देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो कट गया और 2 दूना 4, 4 से तुम इसे डायरेक्टली काट लो, 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 एकम 4, तो यहाँ पे आ गया 871 और यहाँ 21 गुना 21, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 871 गुना 21 गुना 21 मतलब 441, चाहे तो आप ने मेरे से लाइन मेथड पढ़ा हो, मतलब वैदिक मेथड अगर आपने पढ़ा हो मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इसे फटाफट कर लेंगे, आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए वो वीडियो, ठीक है। या फिर आप थोड़ी चतुराई दिखा सकते हैं, क्या? तो चतुराई हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम डिजिट सम कर ले, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम क्यों फालतू में करने जाए जब हमारे पास डिजिट सम की टेक्निक है। तो डिजिट सम की टेक्निक से ही मैं बढ़ूंगा फिलहाल। 8 1 9 बचा कितना 7 और यहाँ पे 4 4 8 1 9, ठीक है। मैंने कहा था कि 9 किसके इक्विवेलेंट है 0 के, तो 7 को अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, मतलब मेरा डिजिट सम 0 तो नहीं, लेकिन 0 किसके इक्विवेलेंट मैंने बोला आपसे, 0 इक्विवेलेंट है किसके 9 के, ठीक है। 0 इक्विवेलेंट है किसके 9 के, तो आप 9 की जगह 0 या 0 की जगह 9 ले सकते हैं डिजिट सम में, ठीक है। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिट सम 9 आए, जिसको हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं 0 के, ठीक है। यहाँ पे देख लो जरा, 8 1 9 इग्नोर किया क्योंकि 0 हो गया, 4 3 7 2 9 ये भी इग्नोर किया, यहाँ 1 आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देख लो जरा, 8 1 9 5 3 8 1 9, यहाँ भी 1 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लो 8 1 9 3 4 7 1 8 1 9, मैंने क्या कहा था, जब 9 आएगा जो कि किसके इक्विवेलेंट है 0 के, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो जरा 8 1 9, यहाँ पे आपका हो गया 5 3 8 और 1 9, यहाँ 2 बचेगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को थोड़ा सा परसेंट का लॉजिक और थोड़ा सा डिजिट सम या मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपसे क्या कहता है कि एक मशीन की कीमत हर साल 10% की दर से घटती है। अब पॉपुलेशन वाला जो पैटर्न था वो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसी में डिप्रिशिएशन वाला पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी घट सकती है और किसी सामान की कीमत भी घट सकती है। कह रहा है इसे 3 वर्ष पूर्व जो खरीदा गया था तब इसकी कीमत हमें बतानी है, क्योंकि वास्तविक कीमत हमें बतानी है, और वर्तमान में इसकी कीमत कितनी बता रहा है वो 8,748। मतलब अब मुझे क्या नहीं पता है, अब मुझे उसकी वास्तविक कीमत रियल प्राइस आर नहीं पता है, लेकिन पैटर्न तो पता है। पैटर्न क्या है, 10% के हिसाब से हर साल घटने का, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई 10% कम मतलब 90, फिर 100 की वैल्यू कितनी हो गई 10% कम मतलब 90, 100 की वैल्यू कितनी हो गई 10% कम मतलब 90। ये प्रक्रिया कितनी बार चली, 3 बार, ठीक है। और इस तरह से जो रिजल्ट वैल्यू आई, मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट की वैल्यू है वो कितनी है 8,748, ठीक है। यही रिलेशन है हमारे सामने, है ना। अब मुझे यही बताना है, तो बताओ इसका रियल प्राइस क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए अब आपके पैटर्न को उल्टा होना, मतलब अब आपका पैटर्न उल्टा होकर दूसरी तरफ जाएगा, और अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। मतलब क्या है, अब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 8,748 गुना 10/9, 10/9 और 10/9, ठीक है। अब फिर बात आती है जो भी प्राइस आएगी वही मेरी रियल प्राइस होगी ना। लेकिन फिर यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में आप ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहते तो मैंने आपको तरीका बताया है। देखो ये तीनों 10 10 10 गुना हो के 1000 तो देगी, तो इसको जस्ट कंपेयर कर लो आप। तो इस 1000 से तो अब मतलब नहीं रह गया, अब मतलब रह गया ये जो वैल्यू है 10 12 14 और 16, इसी को तो वेरीफाई करना है। तो चाहे तो आप वही डिजिट सम से वेरीफाई कर लो, या एक काम और आपको मैं बता देता हूँ, जब सीख ही रहे हैं तो टेक्निक्स को और इम्प्रूव करते हैं। देखो आपको ये देखना है कि 9 गुने 9 गुने 9 कितना होता है 729, क्योंकि 9 का क्यूब आपको पता है 729। अब उस 9 में हम किससे, चूंकि ये ऊपर है ये नीचे है और यही यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आएगा। अब इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। 9 में 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18, 8 आएगा। 9 में 4 से गुणा करेंगे 36 का 6 आएगा, वो भी नहीं हो सकता। 9 में 6 से गुणा करेंगे 54 का 4 आएगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे फाइनली क्या चाहिए था 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12,000। तो इस तरह से अपने आंसर्स को ना जल्दी कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। मतलब
हमें मेन पैटर्न लिखने में कोई हर्ज नहीं है हमारे, बस हमें ध्यान देना है कि जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करिए, ठीक है। कि ये ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 तो आएगा ही, लेकिन नीचे वाले पार्ट से जो आपकी रियल वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, तो इनका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होके इसका यूनिट डिजिट आना चाहिए, जो इन चारों ऑप्शन में केवल ऑप्शन बी से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए अब अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए इस सवाल को देखिए, क्या कहता है आपसे कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी जाती है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब ये प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन जो है वो भी डायरेक्ट रिलेशन पे ही बैठा हुआ है, उसी पे बैठ करके ये भी सवाल किया जा सकता है, ठीक है। उसी पे बैठा करके आप ये सवाल भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि फिर से प्रतिशत का सवाल आ गया, तो मैं इनिशियल वैल्यू क्या मानूंगा 100, ठीक है। अब ये क्या कहता है आपसे कि पहले इसका लंबाई कितना बढ़ा 20%, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू थी वो 20% बढ़ गई, तो 100 में 20 की वृद्धि हो गई 120। अच्छा, फिर कहता है चौड़ाई 10% बढ़ गई, तो फिर से इनिशियल वैल्यू अपने आप में जो शुरुआती मान होता है, जो कंप्लीट वैल्यू होता है हमेशा 100 होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अब ये 10 बढ़ गया, मतलब 110, ठीक है। अब इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ये 100 कैंसिल किया, ये 0 0 कैंसिल हुआ, तो 12 गुणा 11 132 और प्रतिशत। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, अगर इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइनल वैल्यू पूछी जाए तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है कि मुझे प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत बढ़ जाता है ये पूछा जा रहा है ना, कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि भैया पहले तो हमने 100 माना था, अभी हो गया 132, तो ये 32% बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर x% पहले बढ़े फिर उसके ऊपर y% की वृद्धि हो, ठीक है। अभी हम इसको मॉडिफाई करके कमी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, x + y + x का y%, ठीक है, x का y%, इसीलिए xy/100 लिखते हैं, ठीक है। ये आप फाइनली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले बोला 20% बढ़ा, फिर उस पर 10% बढ़ा, तो 20 और 10 30, और फिर 20 गुना 10 भागा 100, मतलब आपका 2 और बढ़ जाएगा, तो 30 और 2 32% डायरेक्ट आंसर आप दे सकते थे, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। बढ़े आगे। देखिए डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिकली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि x% के ऊपर अगर y% का इंक्रीमेंट हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपका कि x + y, और पिछले x पे फिर y% इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए x का y%, मतलब xy/100, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कमी का है केस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर तीसरे वाले में क्या करेंगे, तो भाई प्लस और माइनस गुना होकर यहाँ भी माइनस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जहाँ इंक्रीमेंट का केस है वहाँ ऑटोमेटिकली सिंबल क्या ले लेना, प्लस, और जहाँ डिक्रीमेंट का केस है वहाँ ऑटोमेटिकली सिंबल क्या ले लेना, माइनस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक सवाल उस पर भी कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो सवाल आपसे क्या कहता है कि आयत की लंबाई को तो बढ़ा दिया 20%, लेकिन चौड़ाई जो है वो 10% से कम कर दिया। तो अब इसको अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता तो कैसे करता, तो मैंने आपसे बोला था कि +20, चूँकि ये बढ़ रहा है, और जो घट रहा है उसके लिए माइनस का यूज़ करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर +20 को अगर आप -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। प्लस में रिज़ल्ट आएगा तो वृद्धि, और माइनस में रिज़ल्ट आया तो कमी। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा, 20 में से 10 गया तो 10, मैंने कहा था यहाँ से आपको 2 मिलेगा, लेकिन माइनस होगा, तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 8% वृद्धि का केस है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे रिलेशन की बात बताता हूँ, जो इन्वर्स रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे डील करते हैं। आइए अब इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है कि सर 20%, ठीक है, मैं समझा दूँगा। मैं समझाने के लिए एक आसान सा क्वेश्चन लिया है, फिर इसी में मॉडिफाई करके आपको सारे टाइप्स बताऊंगा। देखिए
इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर हमें देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक की आय बढ़ी हुई है तो दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे तो उसके लिए तो घटी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है किस टाइप का प्रॉब्लम है ये, कंपैरिजन ऑफ इनकम का, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, भाई ए के लिए ज़्यादा है लेकिन बी के लिए तो वो कम होगा ना। तो वही पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। अब लो इसको अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले समझो इसका कंसेप्ट। ये ए है और ये बी है। बोल रहा है ए की आय बी की आय से तुलना किससे हुई? बी से। मैंने कहा जिससे तुलना हो उसको अपना बेस मानो, और जिसको बेस मानो उसको 100 का तमगा लगा दो उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि बी हमारा 100 अगर होगा तो ए की वैल्यू उससे 25% ज़्यादा है, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 125, ठीक है, समझाने के पर्पज से, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। अब आपसे रिवर्स में पूछ रहा है। रिवर्स में क्या पूछा? तो रिवर्स में आपसे पूछा तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो भैया जब हम ए बी को 100 मान के 25% निकाल रहे हैं तो 25 तो है, तो अगर मैं रिवर्स में आऊँगा तो भी तो 25 ही कम होगा ना। तो यहाँ तक तो ठीक है कि 25 कम होगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से 25 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 25 की तुलना 100 से हो रही थी तो 25 भागा 100 25%, लेकिन इस 25 की तुलना 125 से हो रही है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 25 भागा 125 आएगी, ना कि इसकी तरह 25 भागा 100, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है कि जब हम सीधा कहते हैं कि 25% ज़्यादा तो 100 के रिस्पेक्ट में 25 ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब हम उल्टा आएंगे तो 25 कम है, वैल्यू वाइज 25 कम है, लेकिन वो 100 के रिस्पेक्ट में नहीं रह गए। किसके रिस्पेक्ट में रह गई? 125 के रिस्पेक्ट में। तो अब आप प्रतिशत इसके अकॉर्डिंग निकाल के बताते हैं और फिर आपका जवाब होता है कि सर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? 20%, ठीक है। यही आपको इन्वर्स वाला रिलेशन समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप पहले के रिस्पेक्ट में ले रहे थे वो 100 के बेस पे था, लेकिन जब आप रिवर्स में आते हैं तो फिर वो 100 नहीं रह जाता, 100 से वो ज़्यादा हो चुका है अगर वृद्धि का केस है, और कमी का केस है तो वो कम हो चुका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यू वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब आई बात कि सर इस पर भी एक फॉर्मूला दे दो, ठीक है। तो लो जी इस पर भी आप एक फॉर्मूला लिख लो। मतलब अगर कोई चीज़ पहले x% बढ़ती है तो रिवर्स में उसमें कितने की कमी आएगी? तो जवाब होगा x/100 प्लस। अगर वृद्धि का केस है तो प्लस लेना और कमी का केस है तो माइनस लेना, ठीक है। तो x/100 प्लस या माइनस x इंटू 100%, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगा कि फॉर्मूले के चक्कर में ना ज़्यादा ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला किसी लिमिटेड केस के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप जनरल केसेस की बात करेंगे ना, रैंडमली जब क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे तो फॉर्मूले काम नहीं आते, ठीक है। चलो फिलहाल तो इस क्वेश्चन पे लग जाएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे कि भैया 25% ज़्यादा है तो 25 ऊपर आएगा, और चूंकि ज़्यादा है इसीलिए 100 में 25 जोड़ के 125 आएगा, गुना 100 करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा 20%, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके समझते हैं बात को। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि तेल की कीमत 20% बढ़ा दिया, तो पूछ रहा है तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। मतलब ये कि पहले जो 100 रुपये की चीज़ थी अब वो बढ़ के 120 रुपये हो गई, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से 20% और वैल्यू के हिसाब से भी 20, क्योंकि 100 से तुलना है, ठीक है। लेकिन क्या रिवर्स में अभी भी कमी करने की कितनी ज़रूरत है? तो 20 ही। लेकिन क्या प्रतिशत के हिसाब से वो 20 होगा? नहीं, क्योंकि इस 20 की तुलना 120 से होगी, ठीक है। बस यही बात आपको समझनी है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ सीख ही लिया है कि x अपॉन क्या करना है 100 प्लस x, मतलब आपको 120 से तुलना करनी है, ठीक है। और गुना क्या करेंगे आप 100%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 1/6, और 1/6 जो परसेंट में होता है वो कितना होता है 16 2/3%, ठीक है। आप काट के देख सकते हैं
ठीक है। यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, यहाँ 50 आएगा, 50/3 का मतलब 16.2/3%। अच्छा, ये बात तो मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या थोड़ा नया कुछ करके समझे हम इस चीज़ को। देखो, बहुत बार क्या होता है आपके सवाल में, ये नहीं कहते हैं कि वृद्धि ना हो, वो कहते हैं कि कर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है। अब अगर सवाल इस तरह से आए तब क्या करेंगे? तो वैसी परिस्थिति में आपको फिर वही जो मेन कंसेप्ट आपने सीखा है उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि देखो, पहले चीज़ 100 थी, अब 120 हो गई। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ा दिया गया है। वैल्यू वाइज भी कितनी बढ़ गई? वो 20। यहाँ तक तो बात समझ गए। ठीक है। लेकिन जब वो रिवर्स में आ रहा है तो रिवर्स में अब उसको 100 पे नहीं आना है, अब वो इनिशियल वैल्यू पे नहीं आना चाहता, नो चेंज वाली कंडीशन पे नहीं आना चाहता, वो चाहता है कि ये 110 हो जाए, क्योंकि उसने क्या कहा, अब ये जो है अपने खर्चे को 10% बढ़ाना चाहता है। ठीक है। तो अब जो आपका कंपैरिजन है वो 120 से तो होगा ही, लेकिन जो डिक्रीमेंट है वो 20 का नहीं बल्कि केवल 10 का होगा, क्योंकि अब वैल्यू 10 कम होगी। ठीक है। तो जहां हम 20/120 लिख रहे थे और गुणा 100 कर रहे थे, वहां पे अब आप क्या ध्यान देंगे? 20 नहीं बल्कि 10 लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि अब मुझे कमी केवल 10% की चाहिए, सॉरी 10 की चाहिए, प्रतिशत अब निकलेगा। तो प्रतिशत निकालिए ज़रा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1/12 जो है वो आपके प्रतिशत के हिसाब से आपका आता है 8.1/3। ठीक है। आप इसे चेक कर लेना, देखिए ये आपका आंसर होगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न और बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी फेमस है आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है। नहीं, हम चुनाव आधारित जो प्रश्न हैं या आपका मार्क्स मतलब आपके अंक आधारित जो प्रश्न है वो डायरेक्ट कंपैरिजन से बन जाते हैं, तो उसको कोई स्पेशल टाइप मत मानिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको जो वेन डायग्राम बेस्ड है। ठीक है। आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कहा कि वेन डायग्राम बेस्ड है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेट में आपको बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट एक सेट में, कुछ स्टूडेंट दूसरे सेट में, कुछ स्टूडेंट दोनों सेट में क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। अब आपसे कह रहा है तो फिर कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है। बात को समझने के लिए आपको वेन डायग्राम बना करके बात को क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 वेन डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 तरह के सेट की बात हो रही है कि कुछ विद्यार्थी मैथ में, ठीक है, फिर बोल रहा है कि कुछ विद्यार्थी हिंदी में। तो मैथ के लिए मैंने M ले लिया और हिंदी के लिए मैंने H ले लिया। ठीक, समझाने के पर्पज से। क्या कह रहे हैं? कितने प्रतिशत मैथ में? तो 30। कितने प्रतिशत हिंदी में? तो वहाँ पे कह रहा है आपसे, यहाँ पे यहाँ ना लिख करके इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि टोटल इस पूरे गोले की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हिंदी में कितना कह रहा है वो आपसे? 15। अच्छा, चलो, अब टोटल दोनों में जो है वो कितना होगा? 5, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, समझने के लिहाज से। अब हमसे कहा जा रहा है तो बताओ फिर कितने प्रतिशत पास हुए? एक नज़र में देखें तो 30 और 15 45 घटा करके हमें लगता है कि 55, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट थ्योरी या ये वेन डायग्राम हमें समझाता है कि देखो, अगर मैथ में बोला गया है कि 30% तो उसमें ये 5% भी शामिल है जो दोनों में फेल हुए। अगर हिंदी में बोला गया है 15% तो उसमें ये 5% भी शामिल है जो दोनों में फेल हुए। ठीक है। तो चाहे तो आप इसको घटा लो बारी बारी से, 30 में से 5 गया तो 25, और यहाँ 15 में से 5 गया तो 10। ठीक है। तो आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि टोटल जो बच्चे फेल हुए हैं वो एक्चुअली 25, 5, 30 और 10 40% है बस। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं। अब लेकिन टोटल जो होता है वो हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो उस क्लास में जो टोटल विद्यार्थी होंगे वो 100% होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। ठीक है। तो टोटल में से 40% तो फेल वाले हैं, तो भैया पास वाले कितने होंगे? तो पास वाले हो जाएंगे 60%। ठीक है। तो 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से करके हम अपना
सही आंसर चूज कर सकते हैं। यह एक छोटा सा मिस्टेक था, ये 50 नहीं, ये 60 ही था, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 60%। चलिए, अब इसके लिए अगर कोई बोले कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो भी आप सेट लिख रहे हैं NM, उसमें आप दूसरे वाले सेट को मतलब NH को जोड़ दीजिए, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार घटा दीजिए, मतलब M इंटरसेक्शन H। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो हमने पहले घटा करके बाद में जोड़ा है, या पहले आप इसको जोड़ दीजिए 30 और 15 45, और उसमें से फिर बाद में इस 5 को घटाएंगे तो आएगा 40, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले घटा करके बाद में जोड़ दीजिए, या पहले जोड़ के बाद में घटा दीजिए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ मेन टाइप के, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, फिर इन्हीं को मिला करके डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जिक्र मैं आपको एक फिर सेपरेट वीडियो बना करके कर दूंगा, जो थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे डील करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप अपडेट रहें हमारे लाइव सेशंस के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।